और भाई ये डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो पहले मतलब पढ़ते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ मच डेट अ कंपनी यूजेस टू फाइनेंस एसेट्स रिलेटिव टू इक्विटी। इसका जो फॉर्मूला है वो भी डेट डिवाइड बाय इक्विटी होता है। डेट डिवाइड बाय इक्विटी मतलब कि मैंने जितना भी बोरो किया है वो जितना भी आउटस्टैंडिंग है एज ऑन डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, जितना पैसा मैंने लगाया हुआ है, यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद जो फिगर आता है वो मेरा इक्विटी है। जब डेट आउटस्टैंडिंग डिवाइड बाय इक्विटी करेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो मिल जाता है। अब जो नंबर आता है वो कितना हो, वो अच्छा है, बुरा है, हायर द बेटर, लोअर द बेटर क्या है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? देखो, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है, हाई का मतलब नॉर्म से ऊपर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए बोरोड मनी का यूज कर रही है, जिसकी वजह से उसका फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो आगे चल के उसके प्रॉफिट्स गिर भी सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बोरोड मनी पे अपनी ग्रोथ के लिए। खुद का इक्विटी नहीं यूज कर पा रही है, वो डेट के ऊपर डिपेंडेंट है, लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये तो हाई का केस हो गया। अब अगर लोअर केस है, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो लो है, तो आप समझोगे कि भाई ये तो बढ़िया है, मतलब अच्छा है, वो लोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो फिर उसमें इन्वेस्टर्स को ये टेंशन हो सकती है कि भाई इट इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ बोरोड मनी टू फाइनेंस इट्स ग्रोथ। इसमें ऐसा है कि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ तो मैं लोन्स नहीं लूंगा, लेकिन अगर मैं लोन्स नहीं लूंगा मेरी कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो फिर मैं जहां हूँ वहीं रहूंगा, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मतलब तो मेरी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो उस केस में इन्वेस्टर्स वरीड भी हो सकते हैं कि भाई ये तो कुछ आगे कर रहा नहीं है, तो फिर इसमें इन्वेस्टेड क्यों रहे हम लोग। इसीलिए एक बैलेंस डेट टू इक्विटी रेशियो का होना बहुत जरूरी है। तो वो बैलेंस डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए? एज पर सेक्टर्स वो डिफर कर सकता है। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, जहां पे बहुत कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती है, जहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, तो वो कैपिटल मोस्टली जितना हो सकता है वो पहले तो इक्विटी ही लगाती है कंपनी। लेकिन अगर वो एक बैलेंस रेशियो में चलना है और उसे डेट भी चाहिए, डेट जरूरी भी है ग्रोथ के लिए, तो इसीलिए डेट लेना पड़ता है। पर कितना डेट लेना चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को? तो इस तरह का रेशियो मेंटेन कीजिए कि 2 to 3 टाइम्स इज स्टिल बेटर, यानी कि मेरे 1 रुपए की इक्विटी के सामने मैं मैक्सिमम 2 रुपए का डेट लूं, ये रेशियो फिर भी ठीक है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। लेकिन अगर मैं यही कंपनी अगर ट्रेडिंग कंपनी हो या सर्विस सेक्टर कंपनी हो, वहां पे तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, वहां पे तो इतने कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस नहीं होते हैं। वहां पे तो बस ट्रेडिंग कंपनी का क्या है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब वहां पे बस इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा होता है कि भाई ठीक है, मेरे पास एक दुकान है और मैंने उसमें सामान रख लिया, और वो मैं कुछ फ्रीक्वेंसी से, जैसा मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है उस तरह से वो जाता रहता है। मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ जिसमें मेरा कैपिटल ज्यादा लग रहा है, तो उस केस में तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफी लो होना चाहिए। दैट शुड ऑल्सो बी ओके। सो अब ऐसा कह सकते हैं कि 0.5 to 1 टाइम्स भी ठीक है, मतलब काम चल सकता है उससे। सर्विस सेक्टर में वहां पे सिर्फ मैन पावर का जो दिमाग लगता है, बेसिकली सर्विस सेक्टर में तो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कोई मशीनरी या इक्विपमेंट्स या यू डोंट नीड अ बिग फैक्ट्री, तो ऑब्वियसली उस केस में हमारा अगेन डेट टू इक्विटी रेशियो लो ही रहेगा। 0.5 to 1 टाइम्स शुड बी ओके। उसमें मुझे 2, 3, 4 टाइम्स की कोई जरूरत नहीं है डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करने की।